बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, इन्हें अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। ना इन्हें तारीख का इदराक है, ना ये इन लोगों के बारे में जानते हैं, और ना इन्हें लोगों के शऊर का इस वक्त अंदाजा है। लोग किसी और तरह निकल गए हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, जबकि ये बहुत पीछे रह गए, 40 साल 50 साल पीछे। ना इनसे अब बयानिया बन रहा है और ना चीजें इनके कंट्रोल में आ रही हैं। एक बहुत बड़ा फेलियर इनके सामने आकर खड़ा है और ये किसी और पर मलबा भी नहीं डाल सकते। यानी मलबा किस पे डालेंगे? मैं आपको बताने वाला हूं कि DGISPR की जो मुलाकात हुई आज से चंद दिन पहले सहाफियों के साथ, उसमें से मैंने आज कुछ खबरें निकाली। ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। उसमें DGISPR ने सहाफियों पर दबाव डाला कि फलानी फलानी चीजें आपने करनी है, और सहाफियों ने उसके हवाले से सवालात किए। कुछ सवालात बड़े सख्त भी हुए और DGISPR के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि सहाफियों के साथ DGISPR की क्या बातचीत हुई और किस तरीके से बातचीत हुई। एक तो DGISPR ने सहाफियों को यह हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें। यानी जितनी ज्यादा भारत के मामलात पे आप कवरेज कर सकते हैं, आप कवरेज करें। और DGISPR ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अब ये DGISPR ने मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, जो बातचीत उनके साथ की, उसमें ज्यादा चीजें उन्होंने भारत के हवाले से की। और ये जो वाकयात हुए ना क्वेटा में या बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए, ये उन वाकयात से पहले की बात है कि DGISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानिया बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है भारत का। तो अब सहाफियों ने कुछ सवालात किए जिनके बिल्कुल उनके पास जवाब नहीं थे। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंफर्म इत्तला नहीं है या भारत से ऐसे कोई ऑप्टिक्स नहीं आ रहे, ना ही इंटरनेशनल मीडिया ऐसी कोई स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कैसे कह दें जब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कह रहा, किसी तरफ से कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही? तो इस पे DGISPR के पास जवाब नहीं था। वो यही कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूं ना, भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, उनकी पॉलिसियां बहुत खराब है, उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। तो आप ये खबरें चलाएं अपने मीडिया के ऊपर, आप बताएं भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया को। ये वो बार बार कह रहे थे। एक सहाफी ने वहां पे, गालिबन ये कोई प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जनाब के टीवी चैनल्स तो टके टोकरी हो गए हैं पाकिस्तान में और मीडिया की अहमियत खत्म हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो भारत जो है वो उसको महदूद कर देता है, रिपोर्ट भी करता है। तो यहां अब आप अपना बयानिया कैसे चलाएंगे? मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। पाकिस्तान के मीडिया को तो लोग अब सुनते ही नहीं, हम अपनी मर्जी से कोई खबर दे ही नहीं सकते। तो जब हम ये खबरें देंगे तो लोग इनका असर ही नहीं लेंगे। जब ये कहा गया तो DGISPR ने कहा जी आपको सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, आप कुर्बान कर दें अपने चैनल्स और आप पाकिस्तान की खातिर इतना नहीं कर सकते, तो आपको भारत के खिलाफ बात करने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो और तरफ ले गए मामले को, जबकि कहा यह गया था कि आपने तो मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया, मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर चल नहीं रही कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं। तो आप हमें यह कह रहे हैं कि हम यह खबर चला देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, हालांकि हमारी तो क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म है। हम तो किसी और बैनुल अक़वामी मीडिया को कोट भी नहीं कर सकते इस मामले में। फिर एक सवाल किया गया, लेकिन DGISPR ने पहले इससे एक जो है वो दावा किया। उन्होंने कहा जी सिंध तास मुआहदे पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ठोक देंगे, मौका आएगा हम ठोक देंगे, हम अपना पानी भारत को नहीं देंगे। इस पे एक सहाफी ने पूछा कि जनाब आप बताएं कि आप करेंगे क्या? भारत ने आपका पानी रोक लिया है, इस वक्त रोका हुआ है, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? क्या आप भारत पे हमला करेंगे पानी छुड़वाने के लिए? तो DGISPR ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए कि भारत पे हमला करेंगे या पानी को जबरदस्ती छुड़वाएंगे या नहीं छुड़वाएंगे। फिर एक और सवाल किया गया कि जनाब आप ये कहते हैं कि भारत टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, अगर एक मुल्क टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, वो टूट रहा है, तो फिर आप उसके साथ इस वक्त
जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो क्यों कर रहे हैं? ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के राउंड्स भी हो चुके हैं 2-3, और ये भारतीय मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हो रहा है, और पाकिस्तान ने इसकी कहीं पे कोई तरदीद नहीं की। किसी जगह पे पाकिस्तान की सरकार से जब सवाल किया गया, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने किया कि जनाब ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, तो पाकिस्तान ने उसकी तरदीद नहीं की। जो खबरें बैनुल-अक़वामी मीडिया में आई उनमें भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद नहीं की कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान के भारत के साथ इस वक्त राब्ते जारी हैं और डिप्लोमेसी की जा रही है कि पानी हमारा छोड़ दें। मैं इसके हक में होना चाहिए राब्ता, पानी अपना छुड़वाना चाहिए, लेकिन अगर एक मुल्क के टुकड़े होने जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो मुल्क टूटने जा रहा है, तो ऐसे मुल्क जिसके टुकड़े होने जा रहे हैं उससे फिर आपको राब्ता करने का फायदा क्या? आप उसके साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्यों करते हैं? तो DGISPR के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। फिर एक और सवाल पूछा गया, जनाब अगर तो भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ममालिक के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ। अभी यूरोपीय यूनियन के पास गया, वहां पे बहुत बड़ा मुआहदा करके आया, जर्मनी के साथ उन्होंने किया। तो भारत दुनिया भर के साथ बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है और बैनुल-अक़वामी तमाम कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो शामिल हो रहा है। आप कह रहे हैं उसके टुकड़े होने जा रहे हैं, तो उन ममालिक को नहीं पता इसके बारे में? इसका भी DGISPR कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो बज़िद थे कि बस आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर दें सारे मिलकर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ खबरें चलाए जिनका सर पांव भी नहीं है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपने भारत के मीडिया को देखा, वो कैसी कैसी खबरें चला देता। उन्होंने तो कराची फतह कर लिया था, वो तो पता नहीं क्या कुछ कर गए थे जंग के दिनों में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी फारिग हुई। भारत के अंदर उनका मीडिया मजाक बनकर रह गया। उनके अपने सोशल मीडिया पे लोगों ने जोक्स बना दिए, मीम्स बना दिए। पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे नमूने थे, लेकिन शुक्र है वो कम थे, भारत में तो बहुत ज्यादा थे। तो फिर एक और सवाल किया गया, क्योंकि यहां पे ना DGISPR ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये मैं आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहा। DGISPR ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी भारत है और हमें यह पता है। तो इस पे सहाफियों ने यह सवाल किया कि अगर यह भारत करवा रहा है तो फिर आपने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुआहदे क्यों किए? और दूसरा यह भी कहा गया कि जैसे अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की थी कि जनाब आपको सबूत मिल गए हैं, ऐसी कॉल्स आपको मिल गई, आपने बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रेस कर लिया जिससे पता चल गया कि भारत मुलव्विस है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ। तो फिर वो सारा कुछ कहां है? आपने अभी तक क्या किया? वो कॉल्स किधर हैं जो आपने पकड़ी है? क्योंकि बयानिया तो वहां चल रहा है। आज भी आजाद कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में सड़कों पे बैठे हुए धरने देकर, और यह वाहिद इलाका है हमारे पूरे पाकिस्तान में जिसकी खुराक बंद की हुई है। दुनिया में बहुत कम एरियाज ऐसे हैं। गजा एक ऐसा इलाका है जिसकी खुराक बंद है, और वहां पे खुराक और मेडिसिन नहीं जाने देते गजा में। वो इसराइल की एक पॉलिसी है, वो ये कहता है कि इनको इतना तंग करो कि ये यहां से नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाए, ये इलाका खाली कर दें और इसराइलियों के लिए ये एरिया बिल्कुल एक महफूज जगह बन जाए और ये खाली हो जाए। फिर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़े बड़े जो है वो रिजॉर्ट्स बनाने का प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त किस्म के वो सैरगाहें वहां पे बनाना चाहता है, दुनिया की बेहतरीन वहां पे फैसिलिटीज लाके वो चाहता है कि अमीर तरीन लोग जो है वो अयाशी के लिए वहां पे गजा में जाया करें, और वो ये चाहता है कि जो गजा के लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में बांट दिया जाए। मुसलमान ममालिक जिम्मेदारी लें, कोई 2-4 लाख कहीं चले जाएं, 1-2 लाख कहीं चले जाएं, 50,000 कहीं चले जाएं, तो अलग अलग मुल्कों में इनको तकसीम कर दिया जाए गजा के लोगों को। ये वो चाहते हैं। तो उसके लिए वो वहां पे दवाइयों को भी रोकते हैं और खुराक को भी रोकते हैं। अब कश्मीर के अंदर भी जो सड़कें कश्मीर में जा रही हैं उन पे अगर आप ट्रेवल करें, इस वक्त बहुत सारे मुसाफिर जो वहां से जाते हैं उन्होंने वीडियोस बनाकर हमें भेजी। कुछ वीडियोस को मैंने पब्लिक भी किया, सोशल मीडिया पे भी, अपने प्लेटफॉर्म पे भी मैंने आपको दिखाया कि वो ट्रकों को रोक दिया जाता है जो खुराक लेकर जा रहे हैं, जो गंदम लेकर जा रहे हैं, जो फ्लोर मिलों के अंदर जा रहे हैं कि जनाब यहां पे अब आटा पीसेंगे, लोगों को मिलेगा। तो लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, काम धंधा सारा बंद है वहां पे, सड़कें बंद है वहां पे, लोग बार बार एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, और कई जगह पे जो उम्मीदवार वोट मांगने आए उनको फेंटी लगाई है अवाम ने। अभी मैं एक विजुअल देख रहा था, उसमें पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आया, खवातीन ने और बच्चों ने मार मार के भगाया। तो खवातीन आगे से पत्थर मार रही हैं, बच्चे आगे से डंडे मार रहे हैं कि भाग जाओ यहां से, खबरदार यहां पे आए वोट मांगने के लिए, हमारी लाशों के ऊपर तुम वोट मांगने के लिए आ गए हो। तो कश्मीरियों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो एक वीडियो है 35 मिनट की रावलाकोट की,
वो सारे विजुअल इकट्ठे करके उन्होंने जोड़ दिए हैं। वो 35 मिनट की आप वीडियो देख लेना, आज मैंने उसके कुछ मनाजिर देखे हैं तो आपका दिल दहल जाएगा। जिस तरीके से रावलाकोट के अंदर लोगों को मारा गया ना, ऐसा तो दुश्मन मुल्क के अंदर नहीं किया जाता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना मस्जिद का लिहाज किया, ना अस्पताल का लिहाज किया, ना किसी और जगह का लिहाज किया। हर जगह पे शहरियों को निशाना बनाया, बहुत मारा लोगों को, बेशुमार लोग जख्मी भी हुए। अस्पतालों के अंदर जख्मियों को भी मारा गया, आके डंडों के साथ मारा गया। तो बहुत अजीबोगरीब मनाजिर हैं जो मैंने देखे हैं। मैंने भी वो पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस तरह से हो सकता है कि अपने ही लोगों को ऐसे मारा जाए, ऐसी उनके साथ ज्यादती की जाए। बहरहाल DGISPR ने ये सारी चीजें डिमांड की और जब सवालात उनसे किए गए तो उन सवालात के उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे। बलूचिस्तान से नाजरीन, क्योंकि धरना भी वहां पे जारी है, दावा यह किया जा रहा था कि धरना खत्म हो गया, रास्ते खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं धरना जारी है। वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज किस लिए कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमें दुश्मन ने नहीं मारा, हमें अपनों ने मरवाया है। वो ये कहते हैं कि हमें प्लानिंग के तहत मरवाया गया ताकि जो मकामी अफराद हैं वो जरगे बुलाएं, वो बहुत बड़े बड़े अपने कबायली फोर्सेस तैयार करें और वो हथियारबंद होकर बंदूकें उठाकर TTP के साथ और रियासत जिसकी तरफ इशारा करे वो उसके साथ लड़ पड़े। तो इसलिए यह सारा एक मामला होने दिया गया। अब वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि ये जो हमारे बच्चे या हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, ये दुश्मन ने शहीद नहीं किए, ये हमारे अपनों ने शहीद करवाए हैं। इन्हें ऐसा किया गया कि बांध के हवाले कर दिया गया कि मार दो। 5 घंटे तक वो मदद मांगते रहे और 15 मिनट की दूरी के ऊपर मदद थी। मदद उनको 5 घंटे तक नहीं मिली और उनको नजर आ रहा था कि वो अब शहीद हो जाएंगे। और उनके लवाकिन ने इंटरव्यूज दिए, वो बताते हैं जनाब वो हमारे साथ राब्ते में थे। तो बलूचिस्तान के मामले में ना इस वक्त बहुत हसास हो गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मैं क्योंकि मीडिया से मेरा ताल्लुक है तो बेशुमार मीडिया के दोस्त रोजाना ही राब्ते में रहते हैं, यानी मेरी 5-7 मीडिया वाले पाकिस्तान में अलग अलग हैं जिनसे रोजाना बात होती है। कभी किसी से होती है, कभी किसी से होती है, कभी किसी से होती है। सारी जिंदगी इसको मैंने दे दी, 20 साल हो गए मीडिया की इंडस्ट्री में मुझे, तो सबसे ज्यादा मेरे ताल्लुकात इसी इंडस्ट्री में है। रोजाना कभी किसी प्रोड्यूसर से बात होती है, कभी डेस्क पे बैठे हुए किसी बंदे से बात होती है, कभी किसी राइटर से बात होती है, कभी किसी एंकर से बात होती है, कभी किसी रिपोर्टर से बात होती है, एडिटर से बात होती है, तो होती रहती है। एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन आई है, जैसे कश्मीर के मामले में आई थी, बलूचिस्तान के मामले में, कि आपने बलूचिस्तान को हमसे पूछे बगैर रिपोर्ट नहीं करना, इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी। और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सख्त निगरानी रखी जा रही है कि बलूचिस्तान के लिए कोई आवाज ना उठाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इतना भी लिख दें सोशल मीडिया पे, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, आप अगर ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फैमिली को बताएं आप कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप लिखें कि बलूचिस्तान को जीने दो, एक ट्रेंड चल रहा है, बलूचिस्तान को जीने दो, ये ट्रेंड चल रहा है। और ये इसमें आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, आप कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं जा रहे, खुदा न खास्ता आप कोई गद्दारी नहीं कर रहे, आप कोई बगावत नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को जीने दो। हर वो शख्स या हर वो शख्सियत या हर वो ग्रोह या हर वो इदारा या हर वो बंदा या सियासतदान जो भी आज बलूचिस्तान के इन हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उन सब के लिए पैगाम है कि बलूचिस्तान को जीने दो। तो ये जरूर लिखें आप, इसके ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें अपना हिस्सा डालें और आवाज उठाएं ताकि पूरी दुनिया तक ये आवाज जाए कि बलूचिस्तान को जीने दो। उनका जीने का हक है, उन्हें यह हक मिलना चाहिए। ये आवाज उठाएं ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सबको कान हो जाए कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर हम आज बलूचिस्तान के लिए नहीं खड़े होंगे ना तो कल बारी हमारी आएगी, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। और ये जो बात है ना, जो मैंने आपको भी बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग है कि, और ये मुकामी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग थी कि ये लोग मरेंगे और लोग गुस्से में आएंगे, हथियार उठाएंगे और वो लड़ पड़ेंगे और हमें बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमारी जगह पे लड़ेंगे, या एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बलूचिस्तान में, एक नया नारा लग जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो लाशें भी नहीं दी लोगों ने तस्वीरें बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, वजीर आजम के लिए या आर्मी चीफ के लिए। फजलुर रहमान साहब ने इसका पोल खोल दिया। आप गौर करें, फजलुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट आया एक तकरीर के दौरान, उन्होंने कहा जी मैं बंदूक क्यों उठाऊं या मैं अपने लोगों से क्यों कहूं कि वो बंदूक उठाएं और लड़ें,
हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, अपने पैसों से, खून पसीने के पैसों से तुम लड़ो। तुमने पेटी पहनी है, हमारे ऊपर अपने खून का कर्जा ना चढ़ाओ, या हमारे ऊपर एहसान ना जितलाओ कि तुम्हारा खून बह रहा है या तुम्हारे लोग शहीद हो रहे। ये फजलुर रहमान ने कहा। इसका मतलब है कि फजलुर रहमान साहब से भी यह डिमांड की गई कि लोगों को तैयार करें ज़हनी तौर पे, ताकि वो हथियार उठाए और हमारे लिए काम करें या हमारे लिए लड़ें, जैसा माजी में किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि टीटीपी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को अमन फोर्सेस बनाकर लड़वाया गया। बाद में एक एक करके अमन जो फोर्स बनाई गई थी, या वो पूरी एक फोर्स तैयार की गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, एक एक करके उनके लोग टारगेट किलिंग में मारे जाते रहे, एक एक करके। मुझे अच्छी तरह याद है जितने बड़े लोग थे जो पेश हुआ करते थे एक अमन फोर्स के अंदर, जो जाकर लड़ते थे टीटीपी के साथ, तालिबान के साथ, रियासत की तरफ से जाकर लड़ते थे। लड़ाई तो असल उन्होंने लड़ी थी, फ्रंट में तो वो थे, सबसे आगे वो लड़ रहे थे। तो वो जितने लोग थे बाद में उन्हें टारगेट किलिंग में मारा गया, एक एक करके मारा गया, चुन चुन के मारा गया। तो ये खून रेजी हो रही थी, फजलुर रहमान ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। देखिए पिछले 72 घंटों में जो वीडियोस रिलीज हुई है ना, टीटीपी की जानिब से या बीएलए की जानिब से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और एक टीटीपी है, इनकी जानिब से जो वीडियोस जारी की गई हैं वो ये बता रही हैं कि मुस्तकबिल कोई अच्छा नहीं है और दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लोग बलूचिस्तान को, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो फौरी तौर पे बलूचिस्तान को खाली कर रहे हैं। लोग वहां से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लोगों को समझ आ गई है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब यहां पे एक प्रॉक्सी वॉर शुरू होने वाली है, और जो दिखाई भी दे रही है। धरना अभी तक जारी है, लोगों के मुतालबात नहीं सुने जा रहे, कोई अच्छा मंजरनामा पेश नहीं कर रहा बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। जो टीटीपी और बीएलए वीडियोस जारी कर रहे हैं ना, वो तो बाकायदा दिखा रहे हैं। उन्होंने दिखाया किस तरीके से उन्होंने एक अटैक किया, बड़ा खौफनाक अटैक था। जीवनी में मैं देखकर हैरान हो गया। पूरा ट्रक लाकर उन्होंने मारा और पूरी को पूरा बिल्डिंग, पूरा एरिया, पूरा कंपाउंड तबाह कर दिया। उसके बाद रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, सड़कों के ऊपर वो सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। वो पुलिस की गाड़ियां लेकर नौशकी में जा रहे हैं। चांगी पे उन्होंने पूरे पे कब्जा कर लिया है। अभी गवादर के करीब से मजीद रिपोर्टें आ रही हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि रियासत कहां पे, रियासत की रिट कहां पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये पिछले चंद महीनों से ये रिपोर्टें आ रही थी, ये रिपोर्टें मौजूद थी। जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को तोड़ने में मसरूफ थी, उस वक्त ये रिपोर्टें आ रही थी कि दहशतगर्द तंजीमों का आपस में इत्तेहाद हो रहा है। और ऐसी रिपोर्टें मौजूद थी कि दाइश और टीटीपी के अंदर कोई आपस में बातचीत हो रही है। कुछ और ग्रुप्स हैं, आईएस और दीगर, उनकी आपस में बातचीत हो रही है। और पाकिस्तान में एक अनहोली किस्म का अलायंस बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान की रियासत को बहुत कमजोर करेगा। और उनके अपने मुतालबात और मफादात हैं। लेकिन क्योंकि रियासत और रियासती एजेंसियां जो हमारे पैसों से तनख्वाह लेती हैं, वो सारे उस वक्त इमरान खान को तोड़ने में लगे हुए थे कि 26वीं तरमीम कैसे करवानी है, 27वीं तरमीम कैसे करवानी है, आसिम मुनीर साहब को 5 साल मजीद नौकरी पे कैसे रखना है, उन्हें ताहयात इस्तिस्ना कैसे दिलवाना है, और किस तरीके से आईनी अदालतें बनाकर अपने लिए रास्ता निकालना, वो सारे इस चक्कर में लगे हुए थे। अभी लगभग दर्जनों जजेस मजीद लाए जा रहे हैं और इन जजेस को लाने में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। वो एक जज के बारे में अभी हमारे एक जर्नलिस्ट है, वो रिपोर्ट भी कर रहे थे, असद मलिक साहब। वो 2 मरतबा उसने इम्तिहान दिया वकील ने, सिविल जज के लिए, दोनों दफा फेल हो गया। एक दफा उसने प्रोसिक्यूटर बनने के लिए इम्तिहान दिया, फिर फेल हो गया। अब उसका नाम डाला हुआ हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए। तो ये ऐसे बंदों को लेकर आएंगे जिनके जरिए से ये अपने काम निकलवाएंगे। जितने नालायक जज पहले लाए गए हैं, अगर मजीद ऐसे ही जज लाए जाएंगे तो पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाएगा। एस्टेब्लिशमेंट के तो छोटे मोटे काम है, वो तो निकलवाते रहेंगे इन जजों से, लेकिन आप ये देखिएगा कि कंप्रोमाइज जजेस जब आएंगे तो इसका पाकिस्तान को और पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को कितना बड़ा नुकसान होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब नादरीन आ जाए एक और चीज जो अलीमा खान साहबा के बारे में है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। अलीमा खानम ने निकलने का फैसला किया, एक नई तहरीक जन्म ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और एक एनर्जी आ रही है कि ठीक है, कम से कम एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हमें यह पता है सबको कि ये इमरान खान को धोखा नहीं देगी, उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगी, और इसके अपने कोई सियासी मफादात भी नहीं है। ना इसने मिनिस्टर बनना है, ना इसने वजीर आजम बनना है, ना इसने वजीर आला बनना है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। वो अपने भाई के लिए पहले भी आई थी, वो अपने भाई के लिए फिर आ गई। मुशर्रफ के दौर में जब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई थी, तब भी इमरान खान साहब की बहनें निकली थी, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये वो बहनों के तौर पे सामने आई है। माजी में भी आती रही हैं बहनें, बीवियां, रिश्तेदार, बेटियां, ये निकलकर एहतजाज करते रहे।
और अब वो दोबारा से इस तहरीक को चला रही हैं और लोग उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत तनकीद की उन लोगों को सफाइयां देनी पड़ गई, क्योंकि धोकर रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने या ओवरऑल सोशल मीडिया ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त और खौफनाक रिएक्शन भी दिया। अब अलीमा खानम को अगर ना रोक पाई एस्टेब्लिशमेंट तो ये एक तहरीक बहुत बड़ी बन जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बनेगा। फेलियर तो इनका बहुत बड़ा हो गया। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये मुद्दा किसके ऊपर डालें, क्योंकि पौने 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया, वो निकले नहीं एहतजाज करने के लिए, तो फ्री हैंड है हुकूमत को। जबकि कोई ऐसी रुकावट इनके रास्ते में नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप का बूट भी इनके गले में लटका हुआ था, तो किसी किस्म की रुकावट नहीं थी कि ये तरक्की ना कर पाते। लेकिन इतना बड़ा फेलियर हुआ कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान सबसे नंबर 1 पे आ गया। पासपोर्ट पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। सरमायाकारी पाकिस्तान से 100 अरब इन्होंने लेकर आने थे, $100 अरब पाकिस्तान से निकल गया। महंगाई अपने अरूज पे पहुंच गई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हो गया। कोई एक चीज भी पाकिस्तान में बेहतर नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान में कर्जों के नए रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिए। अब अगर आप प्लस और माइनस करें तो सारा माइनस ही माइनस है, प्लस है कुछ नहीं। तो अब ये मुद्दा किस पे डालें उनको ये भी समझ नहीं आ रही। हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हो चुकी है, पूरा रिजीम फेल हो चुका है और अब उन्हें किसी पे तो डालना होगा। डालें किस पे? तो अलीमा खानम को ऐसा लगता है कि गिरफ्तार किया जाएगा। नजम सेठी ने यह खबर सुना भी दी कि अलीमा खानम को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। उनका यह तज्जिया है, लेकिन देखिएगा कि आने वाले दिनों में आसिम मुनीर साहब की यह मजबूरी बन जाएगी। उन्हें अलीमा खानम को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। और अलीमा खानम अगर खैबर पख्तूनख्वा में ही जलसे और जुलूस करती है और बहुत बड़ी मिकदार में खैबर पख्तूनख्वा को तगड़ा करके खड़ा कर देती है और अपनी दूसरी बहनों को कहती हैं कि आप अडयाला जेल जाओ, तो एक नई सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना यह खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो अब सिचुएशन खेल जो है ना वो एक नए मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके ऊपर हम नजर रखेंगे। लेकिन एक चीज और एक सवाल जो आप सबको पूछना है, जो मैंने भी पूछा था, कि 57,000 ब्लू पासपोर्ट किन लोगों के पास है, इसकी एक फहरिस्त जारी होनी चाहिए। पाकिस्तानियों को पता चले कि वो कौन से ऐसे 57,000 चहीते हैं जिन्होंने अपने पास ब्लू पासपोर्ट रखे हुए हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।